पंकज की शादी धूमधाम से की जाती है। शादी के बाद पंकज अपनी दुल्हन के पास जाता है जिसका नाम सीमा था। वो उससे जाके कहता है कि सीमा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें जिंदगी की हर खुशियां दूंगा। तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हारे लिए लाके दूंगा। और भी ना जाने क्या क्या वो उससे वादे करता है। काफी देर वादे करने के बाद सीमा से कहता है कि सीमा, क्या तुम भी कुछ कहना चाहोगी। इसके बाद सीमा कहती है कि मैं तुम्हारा जो भी प्यार है और जो भी तुम मेरे लिए करना चाहते हो वो सिर्फ आज रात के लिए है। आज रात तुम जो चाहो मेरे साथ कर लो, लेकिन याद रखना कल सुबह तुम्हें मेरी लाश मेरे घर में भिजवा देनी है। इतना सुनने के बाद पंकज को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि जिस लड़की को इतनी धूमधाम से वो शादी करके लाया है, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिल छू लेने वाली कहानी को आप पूरा जरूर देखें। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं। तो दोस्तों, बिना देर किया हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के कटिहार की। दोस्तों, कटिहार की रहने वाली सीमा पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। ये उसका बीए फाइनल ईयर का लास्ट साल था। वो डेली अपनी कॉलेज के लिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ जाया करती थी। रास्ते में एक नदी पड़ा करती थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका जो पुल था, फ्लाईओवर, वो थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ था, इसलिए वहां से खड़े होकर आसपास का नजारा जब देखा जाता था तो बहुत ही सुंदर लगता था। इसलिए अक्सर उस पुल से गुजरने वाले लोग उस पुल पर रुक जाया करते थे और आसपास के सुंदर दृश्यों को देखने लगते थे। यही काम अक्सर सीमा जब अपने कॉलेज से अपनी सहेलियों के साथ वापस आती थी तो वो उस पुल पे थोड़ी देर रुकती थी। उसकी ठंडी ठंडी हवाओं का अक्सर वो आनंद लिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन सीमा फिर से अपनी सहेलियों के साथ आती है और उस फ्लाईओवर पे आकर रुक जाती है। अक्सर फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ने आया करते थे। उन्हीं मछुआरों में एक लड़का था जिसका नाम संजय था। संजय देखने में बहुत ही सुंदर और हैंडसम था। वो कहीं से भी नहीं लगता था कि वो एक मछुआरा हो। दोस्तों, ये चीज अक्सर वो सहेलियां आपस में बातें किया करती थी और वो ये भी देखती थी कि संजय दूसरे मछुआरों से बहुत जल्दी जल्दी मछलियां पकड़ लेता था। वो लोग उस लड़के के पास जाती हैं जिसका नाम संजय होता है। वो उससे कहती हैं कि तुम दूसरे मछुआरों से इतनी जल्दी मछली कैसे पकड़ लेते हो। संजय कहता है कि हर चीज में एक कला होती है, मेरी भी ये कला है, इसलिए मैं बहुत जल्दी मछली पकड़ लेता हूं। क्या तुम हमें ये मछलियां पकड़ना सिखा दोगे। ये सुनने के बाद संजय कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। इसके बाद वो उनके लिए एक कांटा तैयार करता है और वो पानी में डालना उन्हें सिखाता है। जिस समय वो कांटे डाल रहे थे तो वो एक दूसरे से टच होने लगते हैं, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। इसी तरह से कुछ देर मछली को पकड़ने का काम किया जाता है और एक कांटे में मछली फंस भी जाती है। मछली को जब खींचने लगती है सीमा तो मछली साइज में थोड़ी बड़ी होती है और अक्सर पानी के अंदर मछली खींचने में काफी मुश्किल होता है। इसलिए पंकज और अब सीमा दोनों मिलकर मछली को खींच रहे थे। वो खींचते टाइम एक दूसरे को टच भी कर रहे थे और एक दूसरे की साइड देख भी रहे थे। लेकिन इसके बाद कुछ देर में वो मछली को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि आपको भी मछली पकड़ना आ गया। इसके बाद सीमा अपने घर चली जाती है। संजय को सीमा बहुत अच्छी लगती है। अगला दिन आता है, फिर से सीमा अपनी सहेलियों के साथ आती है और फिर से फ्लाईओवर पर खड़े होकर संजय को देखने लगती है। संजय को मछलियां पकड़ता हुआ देखने के बाद सीमा फिर से संजय के पास जाती है और उससे कहती है कि आज भी हमें मछलियां पकड़नी है। संजय एक बार फिर से उनके लिए कांटा तैयार करता है और फिर से पानी में डालता है। फिर से वही होता है, एक दूसरे के हाथों में हाथ टच होता है, बॉडी टच होती है, एक दूसरे को देखते हैं और काफी क्लोज आ जाते हैं। अब एक दूसरे का टच होना और छूना सीमा को भी और संजय को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके दिल में अब कुछ चल रहा हो। ऐसे ही वो रोज आती और इस तरीके से चीजें चलने लगी। संजय मौका देखते ही सीमा से उसका नंबर मांगता है।
सीमा भी अब बिना देर किए उसे नंबर दे देती है। रास्ते में वापस जाते हुए अब उसकी सहेलियां उसको थोड़ा छेड़ना शुरू करती हैं कि आखिर तुम दोनों के दिल में चल क्या रहा है। संजय तेरे लिए बहुत ज्यादा आगे पीछे लट्टू हो रहा है, तुम्हारे मन में कुछ चल तो नहीं रहा, क्या वो तुम एक दूसरे से प्यार तो नहीं कर रहे। इसी तरीके की बातें करते रहते हैं लेकिन सीमा जो थी वो दूसरी तरफ लगातार इन चीजों को नकारती रहती है। घर पहुंचते हैं। अब सीमा के मन में भी बहुत कुछ चल रहा था, आखिर उसने भी कुछ सोच के ही नंबर दिया था। ऊपर से उसकी सहेलियों ने प्यार शब्द का नाम लेने के बाद अब उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं अब संजय से प्यार करने लगी। दोस्तों, जैसा कि आप अक्सर जानते हैं, पहला प्यार, पहली मोहब्बत, पहले नजर का प्यार, ये सब कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है सीमा और संजय के साथ में। अब दोनों फोन से बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। अब वो डेली मछली पकड़ने नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलने के लिए आने लगते हैं और इधर घर पहुंचने के बाद वो फोन से भी अब ढेरों बातें करने लगते हैं। अब ये बात सीमा के भाई को पता चलती है। सीमा का भाई देखता है कि सीमा अक्सर फोन से लगी रहती है और वो आती भी घर लेट है। वो जल्द ही इस चीज की तफ्तीश करने लगता है कि आखिर माजरा क्या है। उसे पता चलता है कि एक मछुआरा है जो मछली पकड़ने का काम करता है और सीमा इसी से फोन पे भी बात करती है और अब इससे प्यार भी करने लगी है। इतना सुनने के बाद सीमा को भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका आसपास के गांवों में बहुत ज्यादा दबदबा था। उसके चाचा और वो सब लोग एक जमींदार किस्म के लोग थे और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके घर के किसी भी परिवार की तरफ निगाह उठा के देख सके। इधर एक मामूली से मछुआरे ने उनकी लड़की से प्यार मोहब्बत करने की कोशिश करी तो ये बात उन्हें कहां बर्दाश्त होने वाली थी। इधर भाई कुछ साथियों को लेकर सीधा उस जगह पहुंचता है जहां पर संजय मछलियां पकड़ रहा था। वो सीधे जाते हैं, बिना कुछ कहे संजय को मारपीट शुरू कर देते हैं। वो उसे बहुत मारते हैं। संजय लगातार पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। काफी देर मारपीट करने के बाद जब देखते हैं कि संजय थोड़ा सा ढीला पड़ चुका है तो वो उससे कहते हैं कि आज हम सिर्फ तुझे समझाने के लिए आए थे, लेकिन याद रख अगर अगली बार तू सीमा से प्यार तो दूर, अगर तू उसके आसपास भी दिखा तो तुझे अगली बार मछलियों का चारा बना के इसी नदी में डाल देंगे। अगले दिन संजय फिर से मछलियां पकड़ने के लिए आता है। उधर सीमा भी आती है। सीमा पूछती है कि तुम्हारे इतनी चोट क्यों लगी है और तुम कल कहां थे। इसके बाद संजय कहता है कि मेरे साथ तुम्हारे भाई ने मारपीट किए थे और सारी बात उन्हें बताता है। लेकिन सीमा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुमसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। यह बात सुनने के बाद संजय की हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी दे दूंगा। अब वो फिर से मिलना शुरू कर देते हैं। इधर संजय के भाई को एक बार फिर से ये बात पता चल जाती है कि वो न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि फोन से भी इनकी बातें चल रही हैं। सीमा का भाई उस जगह पहुंचता है जहां पे संजय मछलियां पकड़ रहा था। वहां पहुंचने पे वो देखता है कि इस बार संजय ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पर खड़ी हुई है और उनसे बातें कर रही है। ये देखने के बाद सीमा के भाई का खून खौल जाता है और वो संजय को बुरी तरह से पीटने शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी सीमा की सहेलियां तो साइड हो जाती हैं, लेकिन सीमा बीच में आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं भाई इसको मत मारो। इतना देखने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि किस तरीके से एक बहन अपने भाई के सामने खड़ी है अपने प्यार को बचाने के लिए। आखिर ये उनकी प्रतिष्ठा का मामला था। सीमा का भाई इस समय चुप रहना ही सही समझता है और वो सीमा को चुपचाप वहां से ले जाता है और उसके बाद कहता है कि आज से तेरा घर से निकलना बंद है। अब उनके समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों को अलग कैसे किया जाए, या तो संजय को खत्म कर दिया जाए या फिर सीमा को मना लिया जाए। और यही दोनों स्थिति उनको नहीं लग रहा था कि किसी तरीके से हल होंगे। इसलिए वो लोग तय करते हैं कि किसी तरीके से संजय को झूठे केस में फंसा के इसे बंद कर देते हैं और लंबे टाइम के लिए जेल भेज देते हैं। इधर सीमा का भाई प्लानिंग करता है और संजय को एक झूठे फर्जी केस में फंसा देता है। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब वो लोग तय करते हैं कि जब तक संजय जेल से वापस आता है इस बीच हम अपनी बहन यानी सीमा की शादी कर देते हैं। वो जल्दी से अच्छे से रिश्ते देखना शुरू करते हैं।
इसी बीच उन्हें पंकज लड़के का रिश्ता आता है। लड़का बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता था और देखने भी बहुत अच्छा था, इसलिए परिवार को भी वो बहुत अच्छा लगता है रिश्ता। सीमा की शादी इसी पंकज नाम के लड़के के साथ कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। पंकज अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए वो भी दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। दोनों तरफ से बहुत ही शान शौकत से सब कुछ किया जाता है। इसके बाद सीमा अपनी ससुराल आ जाती है। माता पिता से लेकर परिवार का हर लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पंकज भी बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता था कि मुझे सीमा जैसी अच्छी और सुशील लड़की मिली है। इसके बाद पंकज अपने रूम में जाता है और वहां जाने के बाद सीमा से कहता है कि सीमा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारी हर खुशियां पूरी करूंगा। और भी ना जाने वो क्या क्या वादे करता है। इतने वादे करने के बाद वो सीमा से पूछता है कि सीमा, क्या तुम भी कुछ वादा करना चाहोगी या कुछ कहना चाहोगी? जिसके बाद सीमा कहती है कि आज की रात तुम जो भी ख्वाहिश है वो पूरी कर लो। जो मुझे प्यार देना चाहते हो प्यार दे दो, जो मेरे साथ करना चाहते हो वो कर लो। मतलब आज की रात तुम्हारे लिए हर चीज के लिए छूट है, लेकिन याद रखना कल सुबह तुम्हें मेरी लाश मेरे घर भिजवा देनी होगी। इतना सुनने के बाद पंकज कहता है कि ये क्या कह रहे हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को इतनी खुशियों के साथ वो उसकी फैमिली शादी करके लाई है, आज वो इस तरीके की बातें कर रही है। पंकज उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद पंकज कहता है कि अब तुम्हारी मेरे से शादी हो गई है और अब मेरी समाज में एक इज्जत है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे पास्ट के लिए तुम्हें फिर से माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें अब मेरे साथ मेरी पत्नी बनके इज्जत के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन वह साफ मना कर देती है। इसके बाद पंकज पूछता है कि मैं जान सकता हूं कि आखिर वो क्या बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो और तुमने मुझे नहीं बताई। इसके बाद वो बताती है सारी चीजें कि कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ हुआ था। पंकज उसको बहुत भरोसा दिलाता है कि मैं तुझे हर खुशियां दूंगा, तुझे संजय से ज्यादा प्यार दूंगा, तेरे लिए सारी खुशियां पैरों कदमों में लुटा दूंगा, तू कहे तो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूं, यानी तेरी हर खुशी का वो काम करूंगा जो तू चाहेगी, लेकिन इसके बदले मैं ये चाहता हूं कि तू मेरी पत्नी बनकर रहे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद भी सीमा उससे बिल्कुल साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि सिर्फ आज की रात तुम्हारे लिए है, क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत उम्मीदों के साथ मेरी शादी करी थी। मैंने सिर्फ उनकी लाज रखी है, अब मैं उनकी लाज पूरी कर दी। इसके बाद मैं अपने जीवन की खुद जिम्मेदार हूं। अब पंकज को समझ आ चुका था कि उसकी बातों का सीमा पे कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए पंकज बिना देर किए कमरे से चला जाता है। सीमा के समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या होने वाला है। पंकज फिर वापस आता है और एक बार फिर से सीमा से कहता है कि मुझे सच सच बताओ और मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में संजय के साथ हमेशा रहना चाहती हो? क्या सचमुच तुम संजय से प्यार करती हो? क्या मेरी हर चीज को तुम ठुकराने के लिए तैयार हो? इसके बाद सीमा बोलती है कि मेरे लिए संजय से बढ़कर कुछ नहीं है और वही मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद पंकज आवाज लगाता है कि संजय अंदर आओ, संजय अंदर आओ। सीमा पूरी तरीके से पहेलियों में चली जाती है कि आखिर ये संजय अंदर आओ, संजय अंदर आओ क्यों बुला रहा और कौन संजय है। वो देखती है कि दरवाजे पे इसका वही संजय खड़ा हुआ है जिससे ये बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि उसकी सुहागरात के दिन उसका प्यार उसके सामने खड़ा हुआ है। वो आज देखती ना ताओ, इधर उधर कुछ नहीं देखती और दौड़ी दौड़ी जाती है और संजय के गले चिपट के रोने लगती है। थोड़ी देर संजय की आंखों में भी आंसू आते हैं, उसे वो गले लगाता है। इसके बाद वो तीनों उस रूम में बैठते हैं। फिर सीमा पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ, मेरे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा और तुम इसको यहां कैसे लाए और तुम्हें कैसे पता चला। इसके बाद संजय से भी पूछते हैं। फिर संजय बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूं सब कुछ क्या हुआ था। जब तुम्हारी शादी का समय नजदीक आया तो मुझे पता था तुम्हारी सहेली एक लेटर लेकर आई थी जो तुमने मेरे लिए भेजा था और जिसमें साफ लिखा हुआ था कि संजय मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मैं अपने माँ बापों की खातिर शादी तो कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी अगर तुम मुझे नहीं मिले। और उसी समय से मैं बहुत परेशान था। मैंने किसी तरह जल्दी से अपनी जमानत कराई, जमानत करा के मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद
मैंने सबसे पहले तुम्हारी उन सहेलियों के पास गया जिन्होंने लाके वो लेटर मुझे दिया था। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि इसकी शादी पंकज के साथ हो रही है और उन्होंने मुझे उस जगह का पता भी दिया। मैंने बिना देर किए तभी एक किराए की गाड़ी ली और उस जगह के लिए निकल गया। मैं सीधे इस एड्रेस पर पहुंचा और जहां पर पंकज ने दरवाजा खोला, पंकज मुझे देखते ही गले मिल गया और बोला कि दोस्त यार माफ करना, मैं तुझे लेने नहीं आया, मैं तुझे बता नहीं सका, लेकिन तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि पंकज और मैं, हम दोनों एक ही साथ एक ही क्लासमेट थे और ये संयोग की बात थी कि उस दिन पंकज मेरे सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद हम लोग बैठते हैं, सारी बातें होती हैं। शादी का दिन आता है अगले दिन और वो मुझसे देखता है तो मेरा उदास चेहरा देख के वो समझ जाता है। वो मुझसे सारी बात पूछता है, जिसके बाद मैं उसे सब कुछ सच सच बता देता हूं। पंकज मुझसे कहता है कि देख, आज तो मेरी उससे शादी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, न ही मैं अब मना कर सकता और ना ही अगर हाँ सीमा तुझसे सच्चा प्यार करती है और वो मेरे प्यार को ठुकरा देती है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि सीमा को हमेशा के लिए मैं तुझे सुपुर्द कर दूंगा, तुझे दे दूंगा। लेकिन अगर सीमा ने मना कर दिया तो जिंदगी में कभी भी उसके सामने मत आना। और इसके बाद तुमने साबित कर दिया सच्चा प्यार सच्चा ही होता है और इसके आगे तुमने सब कुछ ठुकरा दिया। और फाइनली मैं शर्त हार गया और संजय को और तुम दोनों को मिलाने का मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। इसके बाद सीमा बोलती है कि और मेरा भाई बहुत गुस्से वाला है, वो कुछ भी कर सकता है और वो कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। जिसके बाद संजय से जो उसका दोस्त है पंकज कहता है और सीमा से भी पंकज कहता है तुम दोनों परेशान ना हो, हम लोग भी बहुत अच्छे फैमिली से हैं, मेरे पिताजी एक अच्छे वकील हैं और हमारे फैमिली में और भी बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर तक जान पहचान है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहो कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी और तुम दोनों हमेशा आराम से सुखी रह सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।